क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ। आज जो वीडियो बनेगा वो कंपनी लॉ पे बनेगा। कंपनी लॉ का फुल डिट आप लोग को पढ़ा दिया गया है, वीडियो फुल बुक पढ़ा दिया गया है, पूरा सिलेबस पूरा विस्तार से पढ़ाया गया है। और अब मैं उसी क्वेश्चन पर, उसी टॉपिक पर जितना भी एमसीक्यू बनना है वो सारे एमसीक्यू आपके लिए लाना है। किस चीज़ के लिए? कंपनी लॉ के लिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जो चाहूँगा कि भाई आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगता है। तो कम से कम अपने एक फ्रेंड के पास तो ज़रूर शेयर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी लॉ एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और आपके एकेडमिक में भी आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ के पहला क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ। प्रश्न उठता है कि कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं 4: 1950, 1952, 1956, 1958। इस चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1956 में लागू हुआ था, क्योंकि कंपनी अधिनियम 1956 में ही बना था। वैसे प्रेजेंट टाइम में कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग जो कंपनी अधिनियम बना था 1956 में बना था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224(1) के अनुसार लेखा परीक्षक का अधिकार नहीं है। मतलब कि कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत धारा 224(1) के अंतर्गत जो ऑडिटर होता है उसके कौन से अधिकार नहीं दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने का, दूसरा है कि कंपनी की पुस्तकों, खातों तथा प्रमाणकों को देखने का, सी है सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने का, और डी है किसी भी गलत विवरण को शुद्ध करने का। बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है, किसी भी गलत विवरण को शुद्ध करने का अधिकार कंपनी के लेखा परीक्षक को नहीं दिया गया है। वह केवल उन्हीं को सही कर सकता है जो वास्तव में सही है, गलत को सही नहीं कर सकता। तीसरा, व्यावसायिक संस्था चलती रहेगी, यह है क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: एक लेखाकर्मी सिद्धांत है, बी है एक लेखाकर्मी अवधारणा है, सी है एक लेखाकर्मी परंपरा है, और डी है एक लेखाकर्मी कल्पना है। इन चारों ऑप्शनों में से बी ऑप्शन सही है, एक लेखाकर्मी अवधारणा है। ये क्या है कि व्यावसायिक संस्था चलती रहेगी, एक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण व्यवसाय के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों की साझेदारी किस अधिनियम के अंतर्गत अवैध होती है। मतलब यह माना गया है कि साझेदारी संस्था में 20 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन किस अधिनियम में यह कहा गया है कि यदि 20 से अधिक होती है तो उसे अवैध माना जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक, भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत, बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। इस चारों में से ऑप्शन ए सही है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, क्योंकि साझेदारों की अधिकतम संख्या का उल्लेख साझेदारी अधिनियम में नहीं किया गया है, कंपनी अधिनियम में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बैंकिंग व्यवसाय करने वाली साझेदारी फर्म से अधिक कितने साझेदार हो सकते हैं। साझेदारी लिखा है, साझेदार हो सकते हैं। एक बैंकिंग कारोबार में, एक बैंकिंग साझेदारी में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 9 साझेदार, 10 साझेदार, 15 साझेदार, 20 साझेदार। तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 10 साझेदार, क्योंकि एक सामान्य साझेदारी में मैक्सिमम 20 और बैंकिंग साझेदारी में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन 6 कि यह विवरण एक स्टेटमेंट है, यह विवरण जिसमें किसी सभा में विचार किए जाने वाले मामलों का विस्तार से खुलासा किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सभा का विवरण, सभा की कार्यसूची, सभा की सूचना, सभा का प्रस्ताव। इस चारों में से ऑप्शन बी सही है, सभा की कार्यसूची। कार्यसूची को ही यह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, आजकल ट्रेंड बदल गया है। सही है बहुत कम पूछ रहा है, कौन सही नहीं है ये ज़्यादा पूछ रहा है। कौन सा सही नहीं है देखिएगा, एक प्राइवेट कंपनी को वैधानिक प्रतिवेदन तैयार नहीं करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन,
लाभ में हिस्सा प्राप्त करना साझेदारी की प्रत्यक्ष कसौटी तो है किंतु अकाट्य प्रमाण नहीं है। सी है, एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 हो सकती है। और डी है, एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 से कम नहीं होनी चाहिए। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है। डी मतलब गलत दिया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम 7 से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या मिनिमम 7 होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी में नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 संख्या होनी चाहिए। अगला एक स्टेटमेंट दिया गया है कि एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और जिसकी सार मुद्रा होती है। एक कथन है। कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड लिंडले, लॉर्ड किन्स, न्यायमूर्ति जेम्स और हैने। इन चारों ऑप्शनों में से डी ऑप्शन सही है, हैने का ये स्टेटमेंट दिया गया। अगला है 9 नंबर, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है। कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइएगा इसमें से क्यों कहा जाता है। यह प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में नहीं होती है, पहला ऑप्शन। बी है, इसके विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। सी है, ये एक अदृश्य एवं अमूर्त है। और डी है, इसका अभिलेख केवल विधान की दृष्टि में है। इस चारों ऑप्शनों में से लास्ट वाला ऑप्शन अर्थात ऑप्शन डी सही है कि इसका अभिलेख केवल विधान की दृष्टि में है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, एक विशेष प्रस्ताव वह है जिसके लिए आवश्यकता होती है। विशेष प्रस्ताव किसके लिए आवश्यक होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कम से कम 14 दिनों की विशेष सूचना, साधारण मताधिकार की, मतों के 3/4 मताधिकार से कम नहीं, मतों का 2/3 मताधिकार। चारों में से ऑप्शन सी सही है, क्योंकि एक विशेष प्रस्ताव यदि कंपनी पास कर रही है तो विशेष प्रस्ताव तभी पास होता है जब सदस्यों की कुल संख्या का 3/4 सदस्य बहुमत होती है, अर्थात राजी होते हैं, सहमत होते हैं, तभी विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्वेश्चन 11, किसी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई। अभी मैं बताया था कि किसी फर्म में अर्थात साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या का उल्लेख कहाँ किया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया, साझेदारी अधिनियम 1932, कंपनी अधिनियम 1956, संविदा अधिनियम 1882, उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों में से बी ऑप्शन सही है, कंपनी अधिनियम 1956 में ये कहा गया है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 12, अंशधारी द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की जाती है। मतलब जब एक अंशधारी प्रॉक्सी की नियुक्ति किन दशाओं में कब करता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन है, अंशधारियों की सभा में बोलने तथा अपना मत देने के लिए, अंशधारियों की सभा में बोलने के लिए, अंशधारियों की सभा में मतदान करने के लिए, बोलने और मतदान करने के अधिकार के बिना अंशधारियों की सभा में उपस्थित रहने के लिए। इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है कि एक प्रॉक्सी की नियुक्ति अंशधारी द्वारा इसलिए की जाती है कि अंशधारियों की सभा में वो केवल मत देने का उसे अधिकार है, बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि प्रॉक्सी जो होता है वो चुपचाप बैठा रहता है, वो केवल अपना वोटिंग कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन 13, एक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। माने एक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है। 4 दिया गया है, पार्षद सीमा नियम द्वारा, पार्षद अंतर नियम द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा, कंपनी और अंकेक्षक के मध्य समझौते के द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के संबंध में कोई भी होता है तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी की अंश पूंजी में कमी की जा सकती है। मतलब एक कंपनी की अंश पूंजी में कमी कैसे की जा सकती है। वृद्धि भी की जाती है, कमी भी की जाती है, कमी कैसे की जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए, संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा, साधारण प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति द्वारा, कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति द्वारा। तो किसी भी कंपनी की शेयर पूंजी में, शेयर कैपिटल में कमी तभी की जाती है जब कंपनी में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया हो और कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति लिया गया हो, तभी अंशों में कमी की जा सकती है। इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, एक निजी कंपनी के अंशों की बिक्री निम्नलिखित माध्यम से हो सकती है। मतलब एक निजी कंपनी के शेयर की बिक्री सेल कैसे कर सकते हैं। निजी प्रचलन द्वारा, स्कंद विपणी द्वारा, निजी प्रचलन तथा स्कंद विपणी द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक निजी कंपनी अपने अंशों का क्रय विक्रय नहीं कर सकती है, स्वतंत्रता पूर्वक अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती है। क्वेश्चन 16, लागत अंकेक्षण
की नियुक्ति की जाती है। माने लागत अंकेक्षण देखिएगा है, अंकेक्षक होना चाहिए। लागत अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, कंपनी के अंशधारियों द्वारा। लागत अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा की जाती है। अगला, निम्नलिखित में से लागत अंकेक्षण में उत्तरदायित्व केंद्र कौन होते हैं? निम्नलिखित में से लागत अंकेक्षण में उत्तरदायित्व केंद्र कौन कौन से होते हैं? लाभ केंद्र, आगम केंद्र, विनियोग केंद्र, उपयुक्त सभी। तो चारों ऑप्शनों में से डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। एक बैंकिंग साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिएगा पीछे भी ये क्वेश्चन आया था। एक बैंकिंग साझेदारी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 होती है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 10, 20, 50, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो पहला ऑप्शन सही है, 10 होती है। सहकारी समिति के पंजीयन के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? एक साझेदारी समिति में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम सदस्य कितने होने चाहिए? 2, 7, 10, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मिनिमम 10 होने चाहिए, क्योंकि समिति में सहकारी समिति में सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है कि मिनिमम 10 सदस्य होने चाहिए। 20 नंबर, एक मानक सार्वजनिक सीमित कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। मतलब एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कितना हो सकती है? 10, 50, 20, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कंपनी में थोड़ा सा देखिएगा, सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, कितना निर्धारित किया गया है? लिखा गया है एक मानक सार्वजनिक सीमित कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम 50 होनी चाहिए। ठीक है, वैसे सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कंपनी में सदस्यों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मानक सार्वजनिक सीमित वाली दिया गया है तो उसके अंतर्गत 50 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस कंपनी के संविलियन का स्वरूप नहीं माना जाता है? संविलियन का स्वरूप नहीं माना है, माने किसको संविलियन नहीं माना जाता है? समतल को, लंबवत को, तिर्यक को और कमलोरोमेट को। इसमें से सी ऑप्शन सही है, तिर्यक को। 22 नंबर, प्रत्येक निकासी के लिए बराबर और अनुरूप जमा होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन और लेखांकन अवधारणा ऐसा कहलाती है या कहती है? कौन सी कॉन्सेप्ट कहता है? आय और व्ययों के मिलान की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा, व्यवसाय की इकाई की अवधारणा। इस चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन सही है कि द्विकार की अवधारणा। द्विकार की अवधारणा का मतलब होता है जितना एसेट्स उतना लायबिलिटी, जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए, जिसे द्विपक्षीय अवधारणा भी कहा जाता है। क्वेश्चन 23, कंपनी शब्द कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा में परिभाषित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनी का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 210 के अंतर्गत, धारा 220 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं, तो चारों में से बी ऑप्शन सही है, धारा 220 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अभी बताया है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 200, 50, 30, 20। चारों में से ए ऑप्शन सही है, अर्थात एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 सदस्य हो सकते हैं, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 और मैक्सिमम असीमित सदस्य हो सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? एक पब्लिक कंपनी अर्थात सार्वजनिक कंपनी में कितने सदस्य हो सकते हैं? मिनिमम 7 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है 50, 60, 70, 5। ऑप्शन बी सही है, 7 सदस्य हो सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, कंपनियों का निगमन निम्न में से किस ढंग से किया जाता है? एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस ढंग से किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है? राजआज्ञा द्वारा, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, कंपनी अधिनियम द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। मतलब एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन ये चारों ही तरह से किया जाता है, जैसा सिचुएशन वैसा। वैसे सामान्यतः एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विशेष अधिनियम द्वारा भी नहीं किया जाता है, राजआज्ञा द्वारा भी नहीं किया जाता है। जैसी सिचुएशन होता है उस हिसाब से किया जाता है। लेकिन यदि सामान्यता लिखा है क्वेश्चन में कि एक सामान्यता कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है। सामान्यता नहीं दिया गया है तो तीनों ऑप्शनों में से कोई भी हो सकता है।